प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देखिएगा, किसी भी फर्म, व्यवसाय या मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट के सामने दो लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर एक होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, दूसरा है कि प्रॉफिट को वृद्धि की जाए। इन दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स का काम लिया जाता है। हमने कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग देखा, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखा है, जॉब कॉस्टिंग देखा है, बैच कॉस्टिंग देखा है। इस प्रकार मार्जिनल कॉस्टिंग देखा है, रिलीवेंट कॉस्टिंग देखा है और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानने की पूर्व में कोशिश की गई। एक बजटरी कॉस्टिंग भी हमने देखा है और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन विभिन्न कॉस्टिंग की जो टेक्निक है, इनका मेन लक्ष्य है कॉस्ट कंट्रोल करना और लाभ में वृद्धि करना। इस प्रकार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक ऐसी टेक्निक है जो कॉस्ट को कंट्रोल करती है और जहाँ पर ज़रूरत होती है तो उसको मैनेजमेंट को डिसीजन लिया जाता है। तो ICMA जो लंदन का संस्थान है, उसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक परिभाषा दी गई है। उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, their comparison with actual cost, and the analysis of variations to their causes and point of incidence. इसी प्रकार W. इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्क्लोजेज द कॉस्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स and clarifies these as to their causes, so that management is immediately informed of the sphere of operation in which remedial action is necessary. इन दोनों परिभाषाओं को अध्ययन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वप्रथम एसर्टेनमेंट एंड यूज ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट का अध्ययन करेंगे, निश्चित करेंगे और रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट का उससे मिलान करेंगे और फिर मिलान करने के बाद में उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद में ज़रूरत हो तो हम, अगर हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, उस वेरिएशन का उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। एक तरीका का इनका मेन जो लक्ष्य है या मेन फोकस है वो कॉस्ट कंट्रोल करने का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इट हेल्प टू इम्प्लीमेंट बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन। जो बजटरी कंट्रोल हम करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपना महत्व है। नंबर 2 इट हेल्प टू असर्टेन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने में भी ये मदद करते हैं। नंबर 3 इट सप्लाई द बेस टू यूटिलाइज प्रॉपर मटेरियल, लेबर एंड आल्सो ओवरहेड विच विल बी इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। ये सप्लाई वेज हैं उसका प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करें, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का इकोनॉमिक रूप में, अर्थात
मितव्ययी रूप से उसमें ये मदद करते हैं। It also helps to motivate the employees of a firm to improve their performance by setting up a standard. ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में भी ये बहुत सहयोग करते हैं ताकि स्टैंडर्ड अपनी परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव कर सके स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए। अगला ऑब्जेक्टिव है इट आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू सप्लाई नेसेसरी डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ सबमिट कोटेशंस और टू फिक्स अप ए सेलिंग प्राइस ऑफ ए फर्म। ये मैनेजमेंट को कॉस्ट एलिमेंट के बारे में या फिक्स सेलिंग प्राइस निर्धारित करने में भी ये मदद करते हैं। ये इन्वेंटरी स्कंद स्टॉक का मूल्यांकन करने में भी ये मैनेजमेंट को सहयोग करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है और फिनिश प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है उस दशा में। इट्स एक्ट ए कंट्रोल डेविस टू मैनेजमेंट करने के एक तरीका है। इट आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक वेरियस करेक्टिव डिसीजन, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, मेक और वाइड डिसीजन etc विच विल बी मोर बेनिफिशियल ऑफ द धन। ये प्राइसों को फिक्स करने में और सामान को क्रय किया जाए या खरीदा जाए ऐसे डिसीजन लेने में ये मैनेजमेंट का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार ये इसके विशेषता हुई कैरेक्टर की। अब इसके लाभ क्या है, क्या फ़ायदे उससे मिलते हैं आप देखेंगे। नंबर 1 है स्टैंडर्ड्स सेट प्रोवाइड यार्ड स्टिक अगेंस्ट which actual costs are compared to a certain efficiency or inefficiency of actual performance। आप देखिएगा जो स्टैंडर्ड सेट प्रोवाइड एक तरीका का एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी परफॉर्मेंस में हमें दर्शाने के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं उससे हम संस्था की एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्थिति जान सकते हैं। Analysis of variance will assist to single out inefficiency or locate person who are responsible for unfavorable variance। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने में भी इनका योगदान होता है और इनएफिशिएंसी जहाँ होती है वहाँ उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। The principle of management of exception can be successfully applied to the concern which follow the technique of standard costing। अपवाद द्वारा प्रबंध की जो प्रिंसिपल हैं वहाँ उसका सक्सेसफुल यूज करने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत सहायता प्रदान करती है। नंबर 4 है सेटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन दैट दे मे बी एफिशिएंट। नंबर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन पॉलिसी प्रोडक्ट की प्राइस इनका निर्धारित करने में भी ये बहुत सहायता करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट बीइंग ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूजफुल इन प्लानिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग और बजटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का अपना महत्व है। स्टैंडर्ड costing make all the executive cost conscious which increase efficiency and productivity all around, all executive motivated to achieve the standard performance। ये एफिशिएंसी एग्जीक्यूटिव के लिए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर 8 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेक द वर्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री इजियर बिकॉज द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एक तरीका से ही हम स्टैंडर्ड ऐसे तैयार किए जाते हैं ताकि पहले से निर्धारित कर ली जाती है और उसका मूल्यांकन करने में इन्वेंट्री का ज़्यादा इजियर रहता है, ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। अगला है एन इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज पॉसिबल बिकॉज टॉप एग्जीक्यूटिव में सेपरेटली डेलीगेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेलिंग द पर्सन कंसर्न विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे हैव टू। ये डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने में भी ये इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अगला है लास्ट में है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इनेबल द मैनेजमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल ओवर द एफिशिएंसी।
इस तरह इसकी क्या क्या लाभ हैं, इनके बारे में हमने 10 बिंदुओं के माध्यम से जानने की कोशिश की। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या कमियां हैं। दिस टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंसर्न बिकॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्किल्स। आप देखिएगा छोटे कंसर्न में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतनी उपयोगी नहीं होती, लेकिन एमएनसी हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, इसमें विशेष स्किल की ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। छोटे कंसर्न्स के लिए उपयोगी नहीं है। For fixing responsibility, variations should be segregated into controllable and uncontrollable variance because executive can be made responsible for controllable variance which arise from their actions, but the division of variance into controllable and uncontrollable variance is difficult task. वेरिएंस में जो कंट्रोलेबल कौन कौन से हैं, अंडर कंट्रोलेबल कौन कौन से हैं, और उसके आधार पर किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाए, ये कठिन टास्क है। इस तरह आसान नहीं है, ये इसकी एक तरीक़ा की ये कमियां हैं। अगला है द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन द इंडस्ट्री विच डील विद नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड दो which change according to customer requirement. In such cases, standards are to be frankly revised so that to render them comparable with actual result. ये इसका लास्ट इसकी कमजोरियां हैं कि टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नॉट वेरी इफेक्टिव इन इंडस्ट्री विच डील विद नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, अर्थात जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं हो सकती, सिवाय जो स्टैंडर्ड या वैरायटी या अच्छे जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वहाँ ये उपयोग होती है। इस प्रकार हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो कमियां जानी, उनमें दो कमियां और हैं जिसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. Sometimes inaccurate and out-of-date standards are set which do more harm than the benefit. They provide wrong yardstick. आप देखिएगा कभी कभी मटेरियल और लेबर और ओवरहेड में जो स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं वो इतने रिलीवेंट नहीं होते ताकि आसानी से डिसीजन ले सके, इसलिए इनको तैयार करते वक्त, इनका स्टैंडर्ड लेते वक्त विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि डिसीजन गलत ना हो जाए। और लास्ट है टू मेक टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सक्सेसफुल, cooperation of all concerned is required, which may not be there sometimes in the organization due to interdepartmental rivalry. जब इंटर डिपार्टमेंट जो कंपटीशन होता है, जो राइवलरी होती है, एक दूसरे के मध्य में नीचे दिखाने की स्थिति होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती और कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। इस तरह ये इसकी कमियां हैं। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या इसकी कमियां, इसके बारे में आज हमने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगले अध्ययन में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो सूत्र या टेक्निक अपनाई जाती हैं ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकें। धन्यवाद।